अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उधर आप हमसे मिलने का इंतज़ार कर रहे थे और इधर हम आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ही बेकरार थे, मगर ये है कि कई बार ये जो बेताबी होती है इसमें भी कुछ, यानी जो इंतज़ार है उसमें जो बेताबी होती है उससे बात ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, यू आस्क्ड फॉर इट। और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको सालगिरह मुबारक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सालगिरह और हैप्पी बर्थडे और जो सारा है सिलसिला, इसमें सेलिब्रेशन भी होती है, खुशी भी होती है। कुछ लोगों का ये ऐसा मानना होता है कि ये बड़ा एक अहम दिन है। मेरा भी यही मानना है कि अच्छा एक मौका मिल जाता है, आप किसी को विश कर सकते हैं। इट्स अ टाइम टू काइंड ऑफ सेलिब्रेट दैट पर्सन। और हमें उनके मुतालिक जो है आम तौर पे किसी की तारीफ़ खुल के करने में इंसान को थोड़ी झिझक महसूस होती है। कई दफ़ा अपने अंदर ये बात आ जाती है कि शायद मैं ओवरडू कर रहा हूँ। कई दफ़ा आप दूसरों से कि भाई ये ऐसे कहीं बटरिंग तो नहीं करे। मगर जब भी किसी की बर्थडे होती है तो उनके कोई ना कोई औसाफ होते हैं और उनको बताना कि भाई आपने ये किया। जैसे आपके मुतालिक you have been a mentor to so many people. You have been in your own field as a doctor first of all, and then particularly as an addiction psychiatrist. You have kind of devoted your life 40 years कमोबेश। तो फिर उसके बाद to turn around the lives of people. एडिक्शन आपको पता है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि ऐसी फील्ड है जिसमें ना सिर्फ एक फ़र्द बल्कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। सो यू हैव टर्न्ड अराउंड मैनी लाइव्स। उसके अलावा पर्सनल ये जो आपकी एक सफ़र है ओवर ऑल दीज ईयर्स, उसमें आप हमेशा ये कहते हैं कि आपने इम्प्रूवमेंट की है, अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट की है, हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है, अपनी तसीह की है, दूसरों को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। सो आई ऑल्सो सी दिस इन यू। यू हैव नॉट स्टॉप्ड, यू हैव नॉट सेड कि आई हैव अचीव्ड ऑल, यू आर स्टिल ट्राइंग। अपनी सेहत से लेके अपनी वो जो आप एक बात कहते होते हैं कि मैंने वाइफ को कहा मैं अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखूँगा, तो उन्होंने कहा पहले आपकी वो भी तो ठीक ही है, अब क्या हो गया आपकी जहन को। सो ये जो इंडेवर है बेहतर से अपने आप को बेहतर बनाने की, हाउ डू यू सी इट योरसेल्फ? देखिए, आपने कहा कि मैंने और लोगों की ज़िंदगी को बदला, लेकिन मैंने आपको ये एक कन्फेशन देना है कि मैंने एक्चुअली इस दौरान अपनी ज़िंदगी को ही बेहतर बनाया, क्योंकि जब मैं दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद करता रहा तो उसका जो किकबैक है, उसका जो मेरे ऊपर असर ये हुआ कि वो बातें जो मैं दूसरों को कहता हूँ कि आप करें, तो वो अनकॉन्शियसली मैं भी प्रोग्राम हो जाता हूँ उन बातों से, और अपने अंदर बेहतरी लाना मेरे लिए सबसे पहला फ़र्ज़ बन जाता है। और अगर मैं शुरू से लेकर अब तक देखूं तो ये एक बड़ा हसीन सफ़र है, और इसमें रिग्रेट सिर्फ ये है कि इतना वक्त क्यों लगा। यूजुअली हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कोई फ्यूचर डेट रखते हैं, जो बहुत बड़ी कोताही है, क्योंकि हेयर एंड नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो हम कहते हैं अभी 40 साल तक तो खैर है, 40 साल की उम्र को पहुँचेंगे तो फिर हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं हेल्थ कॉन्शियस हुआ कोई 30 साल की उम्र के करीब थोड़ा सा, फिर 40 में ज़रा ज़्यादा, 50 साल की उम्र में फिर उससे ज़्यादा, 60 साल की उम्र में फिर बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब मुझे रिग्रेट होता है कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं शुरू से ही इतना हेल्थ कॉन्शियस होता तो कितना मज़ा आता। क्योंकि ज़िंदगी गुजारना और मज़े की ज़िंदगी गुजारने में बड़ा फ़र्क है। एक अच्छी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के साथ आप हर वक्त एक नेचुरल हाई में रहते हैं, और आप चूँकि अच्छे से अच्छा ज़माना देख रहे होते हैं। जैसे मैंने 60s में होश संभाला ठीक तरह से, तो उस ज़माने को जब मैं कंपेयर करता हूँ आज 2017 में, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो गई है, बेहतर हो गई है, और दुनिया में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो गई हैं। ये दुनिया सुलझ रही है और इसके सुलझने की रफ्तार तेज़ हो रही है, और ये खूबसूरत हो रही है दिन ब दिन।
तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हसीन ज़माना होगा, इतनी सहूलतें होंगी, आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, आप खुद हर वक्त राब्ते में रह सकते हैं, ट्रैवलिंग की सहूलतें और फिर ये टेलीकम्युनिकेशन, ये सब कुछ, ये चीज़ें जो हैं बड़ी खूबसूरत हैं। और मुझे अब लगता है कि आगे जो जीने की तमन्ना है वो मुझे उसका एक बुनियादी फैक्टर ये नज़र आता है कि मैं देखना चाहूँगा कि 25 साल बाद टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या समरात लेके आती है, क्योंकि वो बहुत हैरत अंगेज़ होंगे। क्योंकि हो सकता है 25 साल के बाद लोग कह रहे हों कि अच्छा एक ज़माने में लोग इतने पसमानदा थे कि वो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते थे, और बहुत सारी दीगर चीज़ें इवॉल्व कर सकती हैं, हर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो जब आप दुनिया में कोई ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं तो आपका कोई पर्पस भी होता है, तो आप फिर बोर नहीं होते। कोई चैलेंज सामने होता है, कोई गोल सामने होता है और आप उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, तो फिर आपको बहुत मज़ा आता है। जैसे पिछले 40 साल तो मैंने उन लोगों की मदद करते हुए ज़्यादा गुजारे कि जिनको एडिक्शन का सामना था या साइकेट्रिक इलनेसेस का सामना था, और आज मैं मुड़ के वापस देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं बनती जिनकी कि मदद की। अच्छा। लेकिन अब जो मैंने गोल सेट किया है कि अगले 5 साल में मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, प्रिवेंशन पे काम करूँगा कि लोग ड्रग्स में पड़े ही ना, लोग नशे की बीमारी में मुब्तला हो ही ना, लोग अच्छी जिस्मानी सेहत के साथ और अच्छी ज़हनी सेहत के साथ मज़े की ज़िंदगी गुजारें, और वो बीमार होने को एक चॉइस ना समझें, सेहतमंद रहने को चॉइस समझें, और लोग जो हैं एक बेहतरीन सेहत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को अपने लिए एक उम्दा चॉइस करार दें। सो ये जो मेरा गोल है जिसमें प्रिवेंटिव नेचर का काम है, तो इसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की होगी जिसकी मैं इंशाल्लाह मदद कर पाऊँगा इस मामले में कि वो अपनी सेहत को ख़राब होने से बचा लें, वो डायबिटीज़ से बच जाएं, वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से बच जाएं, वो ओवरवेट होने से बच जाएं। इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके दूसरों के साथ अपने मामलात को तेज़ी से सुलझा सकते हैं, और किस तरह हाउ नॉट टू डू ड्रग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, और जो साइकेट्रिक इलनेसेस से बचने के आसान तरीके हैं वो बताना चाहता हूं, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम एक दूसरे से कई मामलात में उलझ जाते हैं तो हम क्या ऐसा करें कि हम उलझे ना और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो काम हम इस चैनल से कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को हर रोज़ अवेयरनेस देते हैं कि एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल मुमकिन है, और वो बीमार होने से जो है बहुत आसान है। बीमार होना एक बहुत मुश्किलात में पड़ने भरा रास्ता है, कांटों बड़ा रास्ता है, जबकि खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी के जो रास्ते हैं वो बहुत सहल हैं, वो बहुत नेचुरल हैं, उनकी फ़्लो कुदरती चश्मों जैसी है। तो ये जो हम काम करते हैं, तो आने वाले वक्तों में ये काम मैं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ। अब आपकी एम्फेसिस आपका ये है कि प्रिवेंशन की तरफ ज़ोर दिया जाए, अवेयरनेस की तरफ ज़ोर दिया जाए कि लोग जो है वो ड्रग्स के चक्कर में पड़े ही ना। साइकियाट्रिक इलनेस जो है अगर किसी को लाहक हो जाए तो उसमें रहते हुए बेहतरीन ज़िंदगी कैसे गुजार सके, और अगर साइकियाट्रिक इलनेस से कोई कम बात हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, तो वो किस तरह से रोज़मर्रा अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ सके। ये इसलिए मैं समझता हूँ इजाज़ भाई कि बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात जो आला दर्जे के इलाज दरियाफ़्त हो जाते हैं तो ये भी लोगों को इनडायरेक्टली माइल करते हैं कि वो लापरवाहियाँ करते रहें। यानी आजकल जैसे आप समझते हैं कि दुनिया में बेहतरीन इलाज दस्तयाब है लोगों के लिए जी, और लोग बीमार पड़ना अफोर्ड कर सकते हैं अपने लिहाज से। अगरचे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं माना जाता जी, क्योंकि पाकिस्तान में तो अच्छे इलाज भी दस्तयाब नहीं है, और अगर दस्तयाब हैं तो बहुत महंगे होते हैं और बहुत मुश्किलात होती हैं जी। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें हर बीमारी का इतना उम्दा और अच्छा इलाज दस्तयाब होता है कि आपका बीमार पड़ने को दिल चाहता है। ऑनेस्टली
लेकिन हमारे जैसे पसमानदा ममालिक में जहाँ दौलत की फरावानी भी नहीं है और टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा आसानी से मैसर नहीं है जी, ये कोई बेहतरीन चॉइस नहीं है कि आप पहले बीमार पड़ें और फिर आप अपना इलाज करवाएं जी। और यहाँ प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बहुत कायल हो गया हूँ। सारी ज़िंदगी अमली तौर पर तो मैंने ट्रीटमेंट्स में काम किया है, लेकिन आखिरकार मैं इस बात का कायल हूँ कि जब आसानी के साथ आप बचाव कर सकते हैं अपना, यानी दिमागी, असाबी और जिस्मानी अमराज से, तो फिर ये तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप बीमार पड़ें और फिर आप अपने इलाज में लग जाएं। और वो एक मॉडल है जिसमें वो बताते हैं कि अगर ऐसा हो कि कोई सड़क पे गाड़ियां आ रही हों और अचानक एकदम वो सड़क बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सड़क के आगे जो है बहुत गहरी खाई हो और एक गाड़ी चलती चलती आती है और वहाँ से आके जो नीचे जा गिरे, तो नीचे बड़े बेहतरीन इंतज़ामात हों एमरजेंसी मैनेजमेंट के, यानी इस हादसे के नतीजे में जो लोग ज़ख्मी हो गए हैं उनके लिए बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें हों और उन्हें हाथों हाथ लिया जाए और उनको फ़ौरन बेहतरीन इलाज मैसर हो। तो फिर ये चलता रहे सिलसिला कि हर थोड़ी देर के बाद कोई गाड़ी आके नीचे गिरे क्योंकि आगे रोड नहीं है और वो जाके नीचे खाई में गिरे और खाई में आगे फिर बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हों कि जो डैमेज हुआ है उसको अनडू करने के लिए बहुत से लोग एफिशिएंटली, सुपर डुपर एफिशिएंटली काम कर रहे हों। बड़ा कोई अपसाइड डाउन मॉडल है ये तो। अमली तौर पर आपको नहीं लगता कि ऐसा ही होता है कि किसी चीज़ के बुनियादी वजूहात पे कोई काम नहीं किया जाता और जो डैमेज फिर होता है तो डैमेज कंट्रोल में बहुत एफिशिएंट होते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि जब हमारे जैसे पसमानदा ममालिक में भी कोई एमरजेंसी सूरत हाल पैदा होती है तो बड़ी एफिशिएंसियाँ दिखाई जाती हैं। जैसे कहीं को बम धमाका हो जाए तो उसके बाद सारे अस्पतालों में ऐसा अलर्ट हो जाता है, लेकिन ये मसला कैसे रिजॉल्व करना है इस बारे में आपको कोशिशें अमूमन बहुत कम नज़र आती हैं। ये इसी तरह आप देखिए कि लोग ओवरवेट होते रहते हैं, लोग फिर डायबिटीज़ में या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो जाते हैं और आखिरकार उनसे बिल्कुल कोई काम काज नहीं होता और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मेस्ड अप हो जाती है, वो फंक्शनल नहीं रहते और फिर उनके इलाज मुआवजे की जो जिद्दोजहद की जाती है और उसमें बाज़ औक़ात बड़े मिरेकुलस इलाज सामने आते हैं कि एक दिन किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो फिर स्टेंट डाले जाते हैं और अगले दिन वो बंदा फिर अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहा होता है। और बहुत से लोग हैं जो डायबिटीज़ के साथ बड़ी ज़िम्मेदारियां संभाले हुए हैं और डायबिटीज़ का इलाज इतना अच्छा है कि आप पहचान नहीं सकते किसी शख्स को। अगर आप काम करते हुए देखें तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे को 10 साल से डायबिटीज़ है और बेशुमार इस तरह की और चीज़ें हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि प्रिवेंशन की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो कितना अस्पताल जो है वो बिल्कुल उजाड़ बियाबान हो जाएंगे, कोई रश नहीं होगा। अगर अभी आप कभी किसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं तो आप वहाँ क्या मंजर देखते हैं? वहाँ पे तो एक जिसको कहते हैं ना अफरा तफरी मची होती है और बेड्स जो हैं वो कम होते हैं और मरीज़ों का तांता बंधा होता है और जो स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिक्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जो ओवरलोड है वो ज़्यादा होता है और फैसिलिटीज़ कदरे कम होती हैं। अच्छा, अब रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाते हैं एम आलम रोड पे तो वहाँ आपको क्या मनाज़र नज़र आता है? वहाँ पे भी ये मनाजिर नज़र आते हैं कि एक जो है लाइन लगी होती है लोगों की और टेबल्स कम होती हैं और बुकिंग पहले हुई होती है और लोग जो है सिफारिश डलवा के और बड़े एहतमाम से कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी भी टेबल बुक हो जाए, मगर रश बहुत ज़्यादा होता है और बेशुमार, यानी जैसे आपने एम आलम रोड की बात की, एक पूरी सड़क जो है उसके ऊपर कई रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं और शहर भर में भी रेस्टोरेंट्स खुलते जा रहे हैं और रश जो है वो है कि ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, इसी तरह अगर आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं तो वहाँ आपको क्या सिचुएशन नज़र आता है? एडमिशन दिन ब दिन लेना मुश्किल होता जा रहा है और
बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। ठीक है। सिनेमाओं में जाएं तो आपको वहाँ भी रश नजर आता है। अब तो ये पिछले दिनों से जब से कुछ सिनेमाज का कल्चर दोबारा रिवाइव हुआ है, फिल्में ज़्यादा देखी जाने लगी हैं, तो वहाँ पे भी बड़ा रश होने लगा। और शादियों ब्याहों की तकरीबात में कैसा नज़र आता है? वहाँ पे भी बिल्कुल बैन ही ये सूरत हाल है कि मैंने देखा है कि इस मशरूम ग्रोथ है, स्प्राउट किए हैं शादी घर जो हैं, और उनका बिज़नेस आज भी बड़ा ज़बरदस्त चमक रहा है, और वहाँ पे भी बहुत रश होता है। और सड़कों पे ट्रैफिक का तो पूछे ही ना, ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा, इतनी सड़कें बनी हैं, सड़कें बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, मगर जो ट्रैफिक का रश है वो भी साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, तो एयरपोर्टों पर? एयरपोर्ट पर भी वक्त गुजरने के साथ साथ फ़्लाइट्स बढ़ गई हैं, और अगर वो वहाँ पे जो बाहर बोर्ड लगा होता है आप उसको देखें तो एक अगर जहाज़ अभी लैंड कर रहा है तो पीछे दूसरा, और ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, हालांकि लाहौर की एयरपोर्ट इतनी, दुनिया भर की एयरपोर्ट्स तो बहुत बिजी हैं, और एक तरफ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जा रही हैं, एक तरफ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं, एक तरफ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जा रही हैं और आ रही हैं, यानी वहाँ पे भी बहुत रश का आलम होता है। और बागात में आपको कैसे लगता है? बागात में तो लाहौर की अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन बागात हैं। ये हमारे पीछे रेस कोर्स पार्क है, मॉडल टाउन पार्क है, इधर जो है लॉरेंस गार्डन है, खाली कुछ दूर दूर आपको कुछ एक दो जोड़े जो है वो कहीं तन्हाई में अलग से नज़र आते हैं, वरना जो है कुछ कल्चर डेवलप हुआ है, यानी कि शाम के वक्त कुछ लोग ट्रैक के ऊपर होते हैं, मगर जितने हो सकते हैं उससे अभी भी बहुत कम होते हैं। अच्छा, और कोई अगर योगा का इंस्टीट्यूट हो तो ऐसी जगहों पे? हैंडफुल ऑफ पीपल, वेरी फ्यू। अच्छा, कहीं कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती हो तो वहाँ? नहीं, ऐसा तो कोई कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा कोई कल्चर नहीं? हाँ, कम्युनिकेशन स्किल तो हम समझते हैं कि वही है जो हमने बोलना सीख लिया और जो माँ बाप ने सिखाया, स्कूल गए, कॉलेज गए, और बस दैट्स इट। इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, या कोई सख्त या मुश्किल बात है वो अगर कहनी है, या अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, समझानी है, जज्बात को काबू में रखना है, ये सब कहाँ ट्रेनिंग होती है इस्ताक भाई? तो फिर आपको इस बात पे तो कोई हैरत नहीं होती कि लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में रश है, फिर कब्रिस्तानों में भी बड़ा रश है? हाँ, अब कब्रिस्तानों में भी रश होने लगा है, यानी जगह कम है और मरने वाले पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। मगर ये सब बातें जो आपने मुझसे पूछी हैं, एक आध सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ख़ास तौर पे आपने बागात की बात की है, आपने योगा की बात की है, आपने गुफ्तगू कैसे करनी है, कैसे अपनी बात किसी से कहनी है, अब ये ट्रेनिंग जो है, ये इस ट्रेनिंग की ज़रूरत के ऊपर आप कोई ज़ोर देना चाहते हैं? क्योंकि मेडिकल के हस्पतालों को बेहतर बनाना, मेडिकल प्रोविजंस देना, मेडिकल का बजट देना, इनके ऊपर तो काफ़ी ज़ोर है। एजुकेशन की हम बात करते हैं, तालीम की हम बात करते हैं, ये कम से कम बात उठाते ज़रूर हैं कि हमारे मुल्क में फुकदान है, हम एजुकेशन की और हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, मगर आप इससे हट के बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि आपने इतनी सारी जगह बताई और वाकई में रश होता है, मगर बागात खाली हैं, योगा या गुफ्तगू, तो इन चीज़ों से क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, कोई ज़हनी सुकून आ सकता है, कोई जिस्म में, बदन में हमारी हेल्थ बेहतर हो सकती है इन स्किल से? देखिए, जो भी इक़दामात हम करते हैं तो उसके कुछ नताइज आते हैं ना। अगर हम ये रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कितना हम टाइम और रुपया इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहाँ भी हम रुपया, टाइम और बहुत मेहनत करते हैं जी। और माशरे में जहाँ हम भाग दौड़ आप देखते हैं, सड़कों पे कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि जो उधर वाले इधर आ रहे हैं तो इधर वाले उधर क्यों जा रहे हैं? तो ये सारी जिद्दोजहद जो की जाती है, तो इसके साथ साथ अगर कुछ जिद्दोजहद इसलिए भी कर ली जाए कि आपस में मामलात को कैसे सुलझा के रखना है, ताल्लुकात को कैसे बना के रखना है, और घरों में एक दूसरे की वैसे इज़्ज़त करें जैसे बाहर तकल्लुफ़ वाली जगहों पे हम इज़्ज़त करते हैं, और शादी ब्याह गुजर जाने के चंद साल बाद भी एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह बातचीत करें। जैसे नए नए समधी आपने देखा है कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं,
और इसी तरह हम टेलीविज़न पर देखते हैं कि अच्छे खासे मंजे हुए सियासतदान एक दूसरे के साथ कितनी बड़ी बड़ी इल्ज़ाम तराशियाँ और लूज़ टॉक कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे होते हैं, और तमाम सियासतदानों के पैरोकार होते हैं जो उन्हें लीडर मानते हैं और उसकी नकल करते हैं उनकी। तो मुझे बताइए कि एक ऐसे मुआशरे में लोग एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम कैसे मलहूज़े ख़ातर रख सकते हैं कि जबकि उनके रोल मॉडल एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो फिर नो वंडर आप देखते हैं कि घरों में और अदारों में और सोसाइटी में भी आपको यही रवैये नज़र आते हैं। अभी कल ही मैं सफ़र करके आ रहा था इस्लामाबाद से लाहौर जी डाइवो में, और मेरे अगली सीट पे एक अच्छे खासे पढ़े लिखे साहब बैठे थे। अच्छा। तो उन्होंने जब अपनी सीट पीछे की तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप थोड़ा सा आगे कर लें सीट को तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो वो बड़ा उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि जी ये मेरा हक़ है, ये तो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने तो रिक्वेस्ट की है, अगर आप समझते हैं कि आप ऐसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या आपको ऐसा ही अच्छा लगता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। इस पे फिर फ़ौरन उन्होंने कहा नहीं मैं कर लेता, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी जोश व जज्बा दिखाया। लेकिन जो ही मैंने कहा कि हाँ आपका हक़ है, मैंने तो सिर्फ अर्ज़ की थी। तो मुआशरे में एक दूसरे पे झपट पड़ना और एक दूसरे का लिहाज ना करना बहुत आम हो गया है, और एक दूसरे पे वो नैले पे दहला वाली जो बात है वो बहुत आम हो गई है। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि लोग खामखा अपने लिए और दूसरों के लिए तकलीफ़ का सामान पैदा करते हैं। अब इसमें कोई साइकोलॉजिकल इलनेस शामिल नहीं होती जी, या इसमें कोई साइकेट्रिक जो इलनेस है वो भी नहीं होती। ये महज मेल एडजस्टमेंट है कि एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह एडजस्टमेंट करके नहीं गुज़रते, और ज़िंदगी गुजारते हुए हम अपनी तो आसानियों को बहुत मद्देनज़र रखते हैं लेकिन दूसरों की आसानियों को हम बिल्कुल भी नहीं देखते, और अल्टीमेटली फिर दूसरे भी ऐसे ही रिटेलिएट करते हैं और वो हमारी आसानियों को मद्देनज़र नहीं रखते। और घर में और ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में और हर सतह पे हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, शोर शराबा नज़र आता है, और एक अजीबोगरीब समा नज़र आता है कि इतना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बावजूद हम वो कंफर्ट लेवल नहीं बना पाए जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो एक चीज़ ये भी जहन में आती है कि ज़्यादातर लोग साइकेट्रिक इलनेसेस का शिकार नहीं होते, या ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिकल बीमारियों का भी शिकार नहीं होते। ज़्यादातर लोग तो बाहमी उलझनों का शिकार होते हैं जिसमें महज थोड़ी सी सोच विचार के बाद हम बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, घरों में या घर के बाहर या ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या इस फ़र्क को हम ज़ेरे बहस ला सकते हैं कि साइकेट्रिक इलनेसेस क्या होती हैं और उनका क्या करना चाहिए, और साइकोलॉजिकल इलनेसेस को कैसे ट्रीट करना चाहिए, या उनका हम क्या तदारक कर सकते हैं, या डे टू डे जो मेल एडजस्टमेंट है या एक दूसरे के साथ ख़राब इंटरेक्शंस हैं जिनमें हम एकदम झपट पड़ते हैं, गुस्से में आए रहते हैं। तो अगर इसी से हम रुक जाएं तो जो इमोशनल टर्मोइल नज़र आता है हमें सोसाइटी में, उसमें किस कदर कमी आएगी। ये जो आपने बात नुक्ते पे और एक मिसाल भी आपने दी है जो आपने कभी पुश सीट की पीछे करने पे और द वे यू हैंडल्ड इट, तो उन्होंने सॉरी भी कर दिया। इस पे मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपनी इमोशनल हेल्थ, जज्बाती हेल्थ का ख्याल रखें जो कि साइकियाट्रिक, असाबी या ज़हनी बीमारी के ज़ुमरे में नहीं आती, तो क्या हम असाबी या ज़हनी बीमारियों में पड़ने से बच सकते हैं? मिसाल के तौर पे अपने सवाल को मैं और क्लियर करता हूँ कि अगर हम रोज़मर्रा के जो इंटरेक्शंस हैं उनमें अपने आप को दुरुस्त रख लें तो ये मुमकिन है कि जो साइकियाट्रिक इलनेसेस छुपी हुई हैं वो कभी अया ना हो और मुआशरे में साइकियाट्रिक इलनेसेस कुछ कम हो जाए, और जिनको आप नफ्सियाती बीमारियां कहते हैं वो भी इस दर्जा ज़्यादा ना हो कि हमें वो तही दस्त कर दें और रोज़ाना के काम काज ख़त्म हो जाएं।
यानी सिर्फ हम अगर अपनी जो एक दूसरे के साथ बर्दाश्त है और एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज़ हैं और एक दूसरे के साथ जो हमारा गुफ्तगू है और अपनी बात बताने का, तो वो बाकी तमाम चीज़ों पर उसका असर हो सकता है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिस्मानी या जो साइकेट्रिक इलनेस है, जिन्हें हम दिमागी बीमारियां कहते हैं, इनके पसे पर्दा जेनेटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। ठीक, ये कुछ ख़ानदानों में कुछ ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, कुछ ख़ानदानों में कम पाई जाती हैं। जैसे कुछ ख़ानदानों में आपको डायबिटीज़ बहुत नज़र आएगी और कुछ ख़ानदानों में आपको आर्थराइटिस ज़्यादा नज़र आएगी, दिल की बीमारी नज़र आएगी। इसी तरह कुछ ख़ानदानों में आपको डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा नज़र आएगा। और ये जितनी भी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये या तो नीचे दबी रहती हैं या ये फिर सतह पे आ जाती हैं। तो इस बात का दारोमदार कि वो दबी रहेंगी कि सतह पे आएंगी, हमारे लाइफस्टाइल से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर किसी फैमिली में अगर डायबिटीज़ है, तो अगर उस ख़ानदान के अफराद ये जानते हुए कि हमारे ख़ानदान में डायबिटीज़ बहुत आम है, वो एक एतदाल भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, वर्जिश करते हैं, खाने पीने में वो देखभाल के खाते हैं, जितनी कैलोरीज़ उन्हें पर डे चाहिए और जिस किस्म की खुराक से कैलोरी हासिल करनी है, अगर वो इसका ख्याल रखें और अगर वो एक दूसरे के साथ ज़रा मोहब्बत से और इखलाक से पेश आएँ, तो इस बात का बहुत बड़ा इम्कान है कि उनको डायबिटीज़ होगी ही नहीं। और ये इखलाक से पेश आने से भी, इखलाक का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़, क्योंकि जब हम इखलाक से पेश नहीं आते तो दूसरे भी हमसे इखलाक के साथ पेश नहीं आते, तो फिर स्ट्रेस तो उससे जन्म लेती है। और ऐसे रिश्तों में जहाँ हम बहुत सा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और हम गहरे रिश्तों में बंधे हुए भी होते हैं, तो वहाँ रोज़मर्रा एक दूसरे के साथ जो उलझनें बढ़ती रहती हैं, तो उसके नतीजे में भी तो बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। और आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि जब उनको दिल की बीमारी होती है तो वो कहते हैं ये मेरी बीवी ने मुझे लगा दिया है, और जब डायबिटीज़ होती है तो कहते हैं ये मेरे खामन ने मुझे लगा दिया है। तो अगरचे ये बात कोई बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है कि कोई किसी को बीमारी लगा सकता है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा तो बीमारी पैदा होने में कोई तो आपकी बात से लग रहा है कि ये जिन चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते, उसके पसे पर्दा ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अच्छा, ये जितनी भी बीमारियां हैं जिन्हें हम प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं, यानी बुनियादी हैं बीमारियां जिनके पीछे जेनेटिक कोड्स होते हैं, और ये बीमारियां किसी और बीमारी की वजह से नहीं बल्कि आज खुद पैदा होती हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी बीमारियां कहते हैं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो ये जो प्राइमरी बीमारियां होती हैं जो क्रॉनिक भी होती हैं, और डॉक्टर डरते मारे मरीज़ों को बताते नहीं कि ये क्रॉनिक है, यानी तादेर रहेंगी। ये तादेर का लफ्ज़ भी एक खौफ की अलामत है, असल में ये दायमी बीमारियां होती हैं। तो ये जो प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं जो कि प्रोग्रेसिव भी होती हैं, हम प्रोग्रेसिव हों या ना हो, इतनी अनफॉर्चुनेटली बात है कि बीमारियां प्रोग्रेसिव होती हैं। और प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारियां अगर हम इनका इलाज ना करें तो ये फैटल हो जाती हैं। और कितने ही लोग आप देखते हैं कि 50s के करीब हमारे यहाँ बहुत सारी डेथ्स होती हैं, 50s और 60s के दरमियान, क्योंकि प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियों के सतह पर आने के लिए 40 साल की उम्र के बाद किसी वक्त भी ऐसा वक़ूआ हो सकता है कि डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन या इस तरह के इमराज आ घेरें। और एक बीमारी होती है तो फिर उसको कोई तन्हाई महसूस होती है, तो फिर एक और बीमारी जो है वो घेर के अपने साथ ले आती है। कुछ बीमारियां मिलके काफ़ी काम ख़राब करती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जब आपस में मिलते हैं तो काम बहुत ख़राब होता है। इसी तरह जब डिप्रेशन होती है तो उससे काफ़ी बीमारियां जिस्मानी किस्म की आपको घेर लेती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो प्रिवेंशन का काम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई जिस्मानी बीमारियां भी ना हों और दिमागी और असाबी बीमारियां भी ना हों, तो आपको कुछ हर बीमारी से बचने के लिए मुख्तलिफ एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। जो एफ़र्ट है वो तकरीबन मिलती जुलती है। जिस्मानी और दिमागी बीमारियों से बचाव के लिए जो कोशिशें हम सब कर सकते हैं
रोज़मर्रा रोज़ के रोज़ थोड़ी बहुत जो कोशिशें कर सकते हैं, उन कोशिशों के नतीजे में हमारा एक बीमारी से बचाव नहीं होता, हमारा ऑलमोस्ट सब बीमारियों से बचाव चंद तदाबीर से ही हो जाता है, जिनमें कैंसर भी शामिल है। कैंसर भी एक बीमारी है जिससे तदारक किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। कैंसर के पैदा होने से कई साल पहले अगर हम कुछ इकदाम करें तो कैंसर से भी एक मुश्किल से सवाल कर जी, कैंसर के होने में कुछ साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी भी रोल प्ले करती है? देखिए, जितनी भी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जिस्मानी, उनके अंदर जो सोच विचार का हमारा पैटर्न है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है, और सोच विचार का पैटर्न बदलने से वो की फैक्टर बीच में से गायब हो जाता है, जिससे कि बीमारियां पैदा होती हैं। सो माइंडसेट को बदलना और स्किल सेट पैदा करना, ये मिल के आपको बहुत सी बीमारियों से निजात दिला सकता है। जैसे कि चंद सादा से जो इक़दामात हैं जो मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ, तो ये सादा से इक़दामात से आप तमाम की तमाम जिस्मानी और दिमागी बीमारियों से बच सकते हैं। 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे एक सेहतमंद, लंबी और खुशहाल ज़िंदगी के। जैसे कि मोटापे से बचना, जिसे हम समझते कुछ नहीं, मतलब यहाँ लाहौर में तो हमारे यहाँ और गुजरांवाले में भी तो तकरीबन सोच ये है कि बंदा ठीक ठाक मोटा ताज़ा हो तो फिर उसे सेहतमंद समझा जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर मोटापे को सेहतमंदी से ताबीर किया जाता है, लोग किसी की मिसाल देते हैं तो कहते हैं हाँ वो जो अच्छी सेहत वाले हैं, ज़रा मतलब ये है कि जो मोटापे का शिकार है। तो मोटापे से बचना अगर आपके लिए मुमकिन हो, जिसका सादा सा तरीका यह है कि हम कम खाएं और ज़्यादा मुतहरक ज़िंदगी गुजारें, यानी कैलोरीज़ का इनटेक कम हो और कैलोरीज़ की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जी। हम घर में भी मुतहरक ज़िंदगी गुजारें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बजाय इसके कि दूसरों को आवाज़ें देते रहें कि मुझे एक गिलास पानी देना। अगर आप उठ के जाके तो 150 कदम लेके एक गिलास पानी पी के आते हैं तो इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप इसे अपना एक लाइफस्टाइल बना लें, पैटर्न बना लें कि आप सारा दिन मुतहरक रहेंगे और अपने दफातर में और ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरकॉम पे बात करने की बजाय ख़ुद उठ के जाके किसी से बात करके वापस आ जाएं, तो आपके ज़रा जोड़ भी अच्छे चलते रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी। तो मोटापे से बचाओ। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 80% लोग मोटापे का शिकार होते हैं। आपको कोई दुबला इंसान नज़र आता है और वही असल में सेहतमंद इंसान होता है जो दुबला होता है, जिसका नॉर्मल वेट होता है। अंडर वेट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वेट होता है। तो एक तो जो मोटापे से बचता रहता है और मुतहरक ज़िंदगी गुजारता है, जिसे हम वर्जिश कहते हैं। वर्जिश का मतलब है वॉक करता है जो बंदा, और रोज़मर्रा बुनियादों पर वॉक करता है और दिन में 2-3 दफ़ा 10-10, 15 मिनट की जो वॉक करता है, तो इसे हम समझेंगे कि वो वर्जिश करता है। मैं जिम जाने की बात नहीं कर रहा, मैं मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप करने की बात नहीं कर रहा, वो हेल्दी नहीं होता, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। मैं एक ऐसी वर्जिश की बात कर रहा हूँ जो आप ताउम्र कर सकें, और पैदल चलने से बेहतर और कोई वर्जिश नहीं है जो आप तादेर कर सकें, ताउम्र कर सकें। तो इसी तरह आपको पता है कि साइकिल चलाना, अगर ट्रैफिक के रश की वजह से आप सड़क पे साइकिल नहीं चला सकते या आप स्टेटस कॉन्शियस हैं, तो फिर आप साइकिल को बतौर हॉबी ज़रूर अपने घर में एक साइकिल रखें और ज़रा देख के मौका महल जहाँ भी आपको मौका मिले साइकिल चलाने से एक बहुत अच्छी वर्जिश होती है। स्विमिंग से बहुत अच्छी वर्जिश होती है। अगर किसी के लिए मुमकिन हो तो घोड़सवारी एक बहुत अच्छी वर्जिश है। जॉगिंग करना बजाते खुद बहुत अच्छी वर्जिश है, और सारी खाली हाथ वर्जिशें हैं। लेकिन अगर आप डंबल भी थोड़े से इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ योगा कर लेते हैं
तो इससे भी आपकी वर्जिश के तकाजे तो पूरे दिन में होते हैं। इसका मतलब है कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है। और अगर हम अपने कामकाज की वजह से या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा हम काम कर रहे हैं ताकि इनकम ज़्यादा हो जाए, और हम अपनी थोड़ी सी रोज़ाना नींद कम कर लेते हैं, 1 घंटा 1.5 कम सोते हैं, और हम प्लेजर के लिए कोई अपना टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो थोड़ा सा कम सो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जाग रहे हैं, और साथ में हम एक्सरसाइज पे नहीं मगर काम पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, ये बहुत घाटे का सौदा है। आपने मेरे दिल की बातें एक बड़े अच्छे अंदाज में कह दी कि थोड़ा सा तफरी कर लें नींद को कुर्बान करके, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लें नींद को कुर्बान करके। तो नींद को कुर्बान करना बहुत आम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नींद की अफादियत का बिल्कुल पता ही नहीं है, और हम सोचते हैं कि बाकी सब कामों से तो हमें फ़ुर्सत नहीं, लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है जो कम करके हम अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी दीगर मसरूफियात को। और फिर जब थकावट सी हो और गुनूदगी सी आए तो फिर हम चाय पी सकते हैं, हम कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आखिरकार बैकफायर कर जाती हैं चीज़ें। यानी जब आप थकावट को बढ़ाते रहेंगे तो मुझे बताएं कि जो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली हो, तो अगर आप उसे ज़िबा करने बैठ जाएं तो ये कोई दानिशमंदी तो नहीं होगी। तो इसी तरीके से जो लोग काम काज करने वाले लोग हैं और वो बाज़ औक़ात सोचते हैं कि करियर की इब्तदा है तो हम ज़्यादा काम कर लें, जब हम कुछ बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे तो फिर हम कम काम करेंगे, तो ये एक ट्रैप है। क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा काम करना आपकी आदत बन जाता है, और जब आप ज़्यादा काम नहीं करते तो आपको बाकायदा गिल्टी फील होता है, आपको वर्थलेसनेस फील होती है। आप अच्छा काम कर रहे होते हैं पर आपको लगता है कि शायद आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपको दोबारा एक नॉर्मल रेगुलर ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल पेश आती है। अगर आप वर्कहॉलिक हो गए हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप अल्कोहलिक हो गए हैं, या आपको किसी भी किस्म की गैम्बलिंग की एडिक्शन हो गई है। तो एडिक्शन ही होती है, चाहे वो नेक नाम एडिक्शन हो जैसे वर्कहॉलिज्म, जैसे चाहे वो बदनाम एडिक्शन हो जैसे अल्कोहलिज्म, या न्यूट्रल एडिक्शन हो जैसे ओवर ईटिंग। तो ये भी तो एक एडिक्शन ही है कि हर वक्त जो है कुछ ना कुछ खाने के बारे में सोचते रहना, खाने का एहतमाम करते रहना, और अपना वज़न जो है बेतहाशा बढ़ाए रखना, और इस तरह के फार्मूले बयान करते रहना कि खाते पीते मर जाएं तो कोई बात नहीं, तो मतलब भूखा ना मरे, खाते पीते मर जाएं। तो मसला मरने का नहीं है, मसला तो जीने का है। क्योंकि अगर मोटापा हो और चला फिरा भी नहीं जाता और कई बीमारियां आ जाती हैं तो फिर हम कोई मज़े की ज़िंदगी नहीं गुजारते। असल बात यह है कि जितनी भी ज़िंदगी गुजारें तो वो मज़े की ज़िंदगी तो गुजारें ना, लेकिन किसी न किसी बहाने लोग वज़न बढ़ाए रखना चाहते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसे अमेरिका, क्योंकि उन्होंने गुज़रते हुए वक्त के साथ बहुत मज़ेदार खाने बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऐसे तरीके सीख लिए हैं कि लोगों की ज़ुबान का जो चटखारा है वो पूरा हो सके, और वो इतने मज़े के आइटम पेश करते हैं कि सारी दुनिया फिर वो उनके पीछे चल के मोटापे का शिकार होती है। अब पिज़्ज़ा वैसे कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन आप देखिए लोग किस कदर शौक से खाते हैं। ईजी है, मज़ेदार है। इसी तरह कोला ड्रिंक्स, ये तो पीने की चीज़ नहीं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है भरी हुई ठोस के। हम सारा दिन जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं, और ये कोला ड्रिंक्स जितने भी हैं ये इनको जब हम लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सिस्टम। और ये इवन जो शुगर है, जो आज ही टेलीविज़न पे आया कि कुछ महंगी होने का है, और बड़ी परेशानी लगी हुई थी कि अगर शुगर महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ इसको बहुत महंगा कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो वाइट पॉइज़न है, और लोग जो हैं धड़ाधड़ शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो शुगर से जो बचाव है, ये जो मोटापे के बाद अगली बात मैं करने वाला था कि अगर शुगर से लोग अपना बचाव कर लें, ऐसी चीज़ों से जो बराह रास्त मीठी होती हैं उनका इस्तेमाल तर्क कर दें, और अजनास से जो शुगर है हासिल करें, जैसे रोटी चावल से, और वो भी मुनासिब मिकदार में, तो उससे भी वो बहुत बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर
ग्रेटिट्यूड एक चीज़ है पैदा करें, सड़ने कुड़ने में ना लगे रहें। हमारा मुल्क जो है इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन आप कभी किसी पाकिस्तानी से ये नहीं सुनेंगे कि वो मुतमिन है। वो कहेगा जी बेड़ा गर्क हो गया जी मुल्क का। हालांकि जब बेड़ा गर्क था तो उन लोगों ने देखा भी नहीं हुआ था। मैंने 50s में 60s में देखा है बेड़ा गर्क था, कोई शय मैसर नहीं थी, आप ना खाने पीने की कोई शय मैसर थी, ना माहौल हाइजीनिक था, ना कोई आपको गाड़ियाँ नज़र आती थी, ना घरों में फ्रिज थे, ना एसी थे, ना कोई और सहूलत थी, ना कोई फ़ोन, ना कोई स्मार्टफोन। तो अब तो बहुत कुछ यानी मैसर है। तो एक तशक्कर की बात है। मैं आपको बताऊं कि जो बंदा तशक्कर की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेता है, उसको कोई नफसियाती और दिमागी बीमारी नहीं छू सकती। क्योंकि अगर आप हर वक्त कुछ ना कुछ तलाश कर लेते हैं शुक्रगुजारी के लिए, तो आपके जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता रहता है। और अगर आप अपने प्यारों से मोहब्बत के साथ रहते हैं, उन्हें प्यार से छूते हैं, तो आप एक दूसरे को बीमारियों से महफूज रखने का नुस्खा पेश करते हैं। सो तशक्कर और इसके अलावा बामी ताल्लुकात, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना, अगर कोई तलखी हुई है तो गुफ्तगू को रोक के वक्फ़ा दे देना और ठंडे होकर दोबारा बात करना, ये सारी चीज़ें भी बीमारियों से बचाने वाली हैं। और नींद का तो आपने खुद ही जिक्र किया, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और ये जो लोग दूसरे शहरों में किसी काम काज के लिए जाते हैं, वहाँ ढेर सारा काम करते हैं, फिर चाहते हैं कि रात को अपने ही घर पहुँच के जाके सोएं। हालांकि ट्रैवल करने से पहले सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने देखा होगा कि 99% लोग, अगर उनके पास चॉइस हो कि वो सफ़र करके घर पहुँचें या पहले नींद पूरी करके फिर सफ़र करें, तो वो क्या करेंगे? पहले घर पहुँचे। पहले घर पहुँच के पता नहीं क्या तलाश करना होता है, और बिल्कुल सड़े हुए, इरिटेबल हुए, थकन से चूर, नींद से बेहाल वो घर पहुँचते हैं, तो आगे भी कोई उन्हें मज़ा नहीं आता। और ना ही सफ़र के दौरान लोग, आप एयरपोर्टों पे देखें, इरिटेबल पड़े हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने सफ़र से पहले आराम नहीं किया होता। सो हमने 3-4 चीज़ों को एक्सप्लोर किया। मोटापा किसी सूरत नहीं चाहिए। अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली तो आप समझें कि आप 25% आपने कामयाबी हासिल कर ली। अगर आपने तशक्कर का जज्बा पाल लिया और उससे आपको बहुत सारी स्ट्रेस और डिप्रेशन और इन चीज़ों से निजात मिल गई, आप हर वक्त आपके ज़हन में कोई ना कोई पहलू है कि जिस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें कि उसने आपको ये नेमत दी, ये ज़िंदगी दी और इंसान बनाया। उसके लिए क्या अजब था कि वो हमें इंसान की बजाय कोई दूसरा जानवर बना देता। तो ये एक इंसान होने का जो फ़ख्र है हमें अल्लाह ताला ने अता किया, तो इसका ही जितना शुक्र अदा करें कम है। और फिर तीसरी बात यह है कि एक्सरसाइज करना, ये नहीं कि काउच पर टैटो बन के आप आलू बन के बैठे रहें किसी न किसी जगह। और चौथी चीज़ ये है कि आप नींद अपनी, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और दूसरे लोगों के साथ जो है परखाश नहीं रखनी, आराम से बात करनी है। और बात करने में मुश्किल पेश आए तो बात करना सीख लें, ये भी सीखने का काम है। ये जो घरों में हम ज़बान सीखते हैं कि किसी को कोई काम कह दिया, किसी की कोई बात सुन ली, ये ज़बानदानी नहीं होती। ज़बानदानी ये होती है कि आप अपना माफ़ी ज़मीर ऐसे बयान कर सकें कि बात आपके दिल से निकल के दूसरे के दिल में उतर जाए। तो तशक्कुर की ज़रूरत है, शक्कर की इतनी ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल। ये जब हम शक्कर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त लें, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं एक निगाह इन पर डालना चाहूँगा। वो जो हमारा असल मसला था वो तो आज का जो तातुल था जी, जो कि टेक्निकल भी था और ये भी था कि मेरी टाई आपने पहन ली और मैं आपसे वापस मांग रहा था और आप दे नहीं रहे थे, तो इसमें काफ़ी वक्त लग गया। असल में सर पता है क्या, आज आप सही मानों में बर्थडे बॉय लग रहे हैं। और ये जो आपने बग़ैर टाई के शर्ट पहनी है, ये बड़ी ज़बरदस्त सज रही है। और बर्थडे, ये तो मेरी टाई पे कब्जा करने का बहाना था। असल में सर लोग समझते हैं कि बर्थडे के साथ उम्र बढ़ती है, मगर आपके केस में ऐसा लग रहा है कि विद एवरी पासिंग डे यू आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड यू लुकिंग फ्रेशर। इजाज़ भाई, आपकी मोहब्बत है, आप ऐसा सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और यहाँ फ़ोन भी बहुत आ रहे थे, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई मिस्ड मैनी कॉल्स
इसकी एक मैं मिसाल आप ले लेना कॉल ले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। माजरत चाहता हूँ, आप कॉल कर रहे थे, मैंने कॉल ली नहीं, तो अब आप प्लीज़ बात कीजिए, अपना तारुफ कराइए। जी मैं बाबर अली शाह बोल रहा हूँ। जी बाबर अली शाह, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे बाबर? बाबर के ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त। मुझे डॉक्टर साहब से बात करना है, तो वो अभी अवेलेबल है? जी डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं डॉक्टर सदाकत अली जी, बात कीजिए बाबर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं 2 साल पहले मेरी फैमिली में मतलब जबरदस्ती शादी करवाई है मेरी, तो उसके बाद फिर जाके मैंने अपनी मर्जी से फिर अगेन दोबारा भी शादी किया। लेकिन अभी जो फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन ये चल रही है कि वो मतलब फर्स्ट वाइफ बोलती है उसको छोड़ दो, वो छोड़ दो। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे मामला सुलझाना है। मुझे थोड़ा सोचा से परेशान हूँ, मुश्किल। लेकिन वो फैमिली की मर्जी से मैं उसको भी रख रहा हूँ। मैंने उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया, वो ना देने है। लेकिन बस उस चीज में मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। उससे उधर से भी प्रेशर है, उधर से भी प्रेशर है, तो ये चीजों को लेके मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ उनको। बाबर, शादी बड़ा मुश्किल काम है। आपने तो खैर 2 तजर्बे कर लिए हैं, तो ये तो बड़ा नातमा कंधों पे आपने बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। लेकिन अगर आप कुछ स्किल सेट पे तवज्जो दें, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के बातचीत कैसे करते हैं, इसमें यह भी शामिल है कि बातचीत कैसे सुनते हैं। और ज़्यादातर लोग अपनी बीवी और वालदा के दरमियान शटल कॉक बन जाते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वालदा का दर्जा बड़ा बुलंद है, वहाँ आप तनकीद नहीं कर सकते, और बीवी से रिश्ता ही तनकीद का नहीं है, वहाँ आप सिर्फ प्यार कर सकते हैं। तो ऐसे में जो मिडल मैन का जो रोल आप कर रहे हैं, इससे भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि या तो आप अभी से ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़ोर देना शुरू करें, और इसके लिए बाकायदा किसी जगह जाके आप मुनासिब जगह कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें कि दूसरे की बात कैसे सुनते हैं, अपनी बात कैसे करते हैं, और कैसे मामलात को सुलझाते हैं। डॉक्टर सदाकत, मैं आपसे भी और बाबर आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ पर्सनल जानकारी के लिए। मैंने तो एक ही शादी की है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है कि यूएई में, सऊदी अरेबिया में 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, और वो बड़ी बीवी जो होती है वो कहती है कि मैं तो अपने खामद की 4थी शादी कराने लगी हूँ। ये क्या फ़र्क है? बाबर, आप शादीशुदा है, सेकंड वाइफ, और डॉक्टर साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट कि ये हमारे मुल्क में ये मुसीबत क्यों है? असल में ना, ये एक ऐसा काम है जो बग़ैर तैयारी के करते हैं एजाज भाई। और जैसे हमने कोई काम काज करना हो, कारोबार करना हो, तो उसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कोई 16-18 साल हासिल करते हैं। शादी भी एक मुश्किल रिश्ता है, और इस रिश्ते को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए बहुत सारी प्री मैरिटल काउंसलिंग चाहिए। यानी मैरिज से पहले कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है कि अच्छा निभा कैसे मुमकिन होगा, और एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप अपनी वाइफ से आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, और उस रिश्ते को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं। अब दुनिया तरक्की कर गई है, तो जैसे पहले शादियां चलती थीं अब वैसे नहीं चलती। अब अगर शादी को अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको बाकायदा उसके लिए कुछ तरबियत हासिल करना होती है। और मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि शादी की तैयारी ये नहीं होती कि आप जहेज़ और बरी तैयार करें और बुकिंग कराएं वक्त से पहले और गरारे का ऑर्डर दें, बल्कि अच्छी शादी की बुनियाद ये है कि जो ही शादी का कसद करें, आप शादी को कैसे अच्छा चलाना है उसकी कुछ तरबियत भी मुनासिब है। नहीं, अब तो बाबर ने तो दूसरी शादी भी कर ली, तो क्या कोई तालीम बालगा का ऐसा कोर्स है जो ये कर लें और इनकी पहली शादी भी सही चले और दूसरी भी सही चले? ये बिलेटेड काम होगा ना, ताख़ीर से होगा, और इसलिए ये अर्जेंट भी है। अगर बाबर ने शादी ना की होती तो फिर तो मैं कहता अच्छा जब शादी करनी होगी तो उससे पहले। अच्छा, एक बाबर के लिए और भी, बाबर भाई सुन रहे हैं आप बात? जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। यानी जो पहली की वो माँ बाप ने करा दी, ऐसे ही हुआ ना?
वो माँ बाप ने करवाई, और दूसरी आपने मर्जी से की, लेकिन मैंने उनकी बात मानी। उन्होंने बोला कि मेरी बहन की बेटी है। हाँ, वो बहन की आपकी कजन थी, लड़ाई झगड़ा पड़ जाएगा। मैंने उनके लिए वो सब मैं मानता हूँ। मेरा ये मशवरा है डॉक्टर साहब, अगर इजाज़त दें, कि पहली जो है वो आपने माँ बाप की मर्ज़ी से की, दूसरी अपनी मर्ज़ी से की, मगर दोनों में मज़ा नहीं आ रहा। तीसरी आप ऐसा करें, आप तीसरी शादी करें हमसे सीख के। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं, तो अच्छी मत दें उनको। अभी तीसरी शादी नहीं करनी बाबर, ये दूसरी से भी बच्चा हो गया पहला मेरा। हाँ नहीं, तीसरी नहीं करनी बिल्कुल। हाँ, आप थोड़ा ये चीज चल रहा है कि वो कह रही कि मुझे बताओ मैं कैसे ये सबर करूँ, तो उसके पास जाओगे। बस ये चीज मैं नहीं आ रही, मैं उसको कैसे बताऊंगी। अगर मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा, उधर भी जाऊंगा, ये तो मसला है। अच्छा बाबर, आप जो है आपके मसला डॉक्टर साहब से मैं अभी मज़ीद डिस्कस करता हूँ। आप हमारा प्रोग्राम जो है विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे देखते रहिए। और ये डॉक्टर करता हूँ, मैं हर चीज को सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग थैंक यू, अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आपको जिंदगी दे, अल्लाह पाक और आपको तरक्की अच्छा, मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में जिसकी पहली शादी बहुत कामयाब हो, सिर्फ दूसरी शादी उसका हक है। जिसे पहले एक शादी ज़बरदस्त बंदा कामयाब बनाए, जैसे बीए में अच्छे नंबर आए तो एमए करो। बिल्कुल। तो अगर पहली शादी ठीक ना चल रही हो तो उसको ठीक करना मस्ट है। जब पहली शादी को आप बहुत ठीक बना लें, अच्छा बना लें, तो फिर दूसरी का कसद करें। इसलिए अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने तीसरी का इरादा नहीं करना। नहीं, सीख लें हमसे। हाँ, सीख लें और अपनी इन शादियों को जो है। अच्छा, वो पहले वाली है, वो आगे तो सोचना ही नहीं, आगे नहीं सोचना, काफ़ी हो गई माशाल्लाह, समझदार हो गए। आप देखें उम्र का यही फ़ायदा हाले होता है। कानों को हाथ भी लगाया इन्होंने साथ में, अगर से देख नहीं पा रहा इनको। मैं ये कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा जो वो है ना समझ जाए या मान जाए किसी तरह से। वो कौन सी वाली? और फिर आप पहली वाली जो पहली वाली मान जाए, वो थोड़ा सा नाराज है, बस वो मान जाए। ठीक है। मेरा ख्याल है वर्किंग ऑन मी फर्स्ट का फार्मूला चलेगा। फिलहाल तो आप काफ़ी बड़ा आपने ये कर लिया है काम, 2 बीवियों वाला। तो अब आपको कुछ अपनी जो स्किल्स को भी ऊपर लाना चाहिए ताकि आप दोनों को खुश व खुर्रम रख सकें और अपने दीगर अहले खाना के साथ भी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो एक ऐसा बंदा भी देखा अपनी ज़िंदगी जिन्हें मैंने फिर पीर मुर्शद माना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 4 शादियाँ की, चारों बीवियाँ उन पे मरती थी। वाह, कमाल था, मतलब उन्होंने बहुत सेट रखा हुआ वो था। चारों उन पे मरती थी और खुद ऐसे थे जिंदा होते हुए भी जैसे मरे हो। हाँ नहीं, वो चारों अब बेवा हैं और वो खुद इस दुनिया से बेवा और अब वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उन्हीं के हाथों सर गए होंगे दुनिया से। ये वो शहीदे मोहब्बत और वफा थे। थोड़ा सा मैं भी परेशान रहता हूँ, मानसिक तौर पे वो भी बहुत परेशान है। तो मैं कहता हूँ किसी तरह से बाबर, मुझे क्योंकि डॉक्टर साहब गाइड करते रहते हैं इस बारे में कि भाई किस तरह से अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने डॉक्टर साहब को एक वीडियो भेजी जिसमें उस बंदे ने पता नहीं 50 से ज़्यादा शादियाँ की हुई थी। हाँ, वो मुझे मिली जिसमें 145 के कितने बच्चे थे उनके। ये वाक़या कनाडा में हुआ मेरे ख्याल जी, वो कोई जो है ना, कोई मेरा ख्याल है येलो रेसेस में से थे, कोई जापानी थे कि चाइनीज़ थे कि नहीं, वो बड़े किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की वीडियो थी और उसमें उन्होंने बाकायदा ग्रुप फ़ोटो अपना बनाया था। और वो ऐसे ही था जैसे किसी स्कूल कॉलेज में पूरी क्लास का ग्रुप फोटो होता है ना, जिसमें टीचर्स भी सारे मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स भी सारे मौजूद होते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी जो आपने मुझे वो भेजी। बाबर, थैंक यू वेरी मच। मगर जो डॉक्टर साहब बातें आपसे कह रहे थे, मैं तो थोड़ा सा मजाक के उसमें भी टू मेक द सिचुएशन लाइट, मगर डॉक्टर साहब की बात पे गौर कीजिएगा, अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल सेट पे काम करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बस यही मेरा यही है कि मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता, दोनों को मैं संभालना चाहता हूँ। ज़रूर इंशाल्लाह, आपका जज्बा काबिल कदर है। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, ये जो है एक कॉल यहाँ पे भी आ गई और मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम जो है हमने 6:45 तक चले गए हम। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी शामिल मैं कर लूँ प्रोग्राम में, मगर अब अपना स्टेटस जो है वो कहीं खो सा गया है, तो उसको मैं दोबारा पाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हाथ मेरे काम से गए 2 शादियों का नाम सुन के और किस तरह से ये निभा कर रहे हैं। तो
अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें, स्टेटस मुझे निकाल दें और मैं यहाँ पे जो मैसेजेस हैं, तो फरीफ हुई हैं जनाब, ये भी कोशिश कर रही हैं हमसे बातचीत करने की। शो इज़ गोइंग ग्रेट माशाल्लाह, और बेस्ट थिंग अबाउट डॉक्टर सदाकत इज़ दैट ही गिव्स एग्जांपल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ। और नीना नईम कहती हैं एक्सीलेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव। और साइमा नफीस जो हैं, अच्छा एक और कॉल आ गई है, लें जी ये ज़रा कॉल भी ले लें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ख्याल आप भी कोशिश कर रही थी बात करने की, फ़ोन करने की। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी अबाउट दैट। और डॉक्टर सदाकत आपके साथ ही बैठे हैं? जी बिल्कुल मौजूद हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने कॉल किया। और आप लोगों ने कोई सेलिब्रेशन की थी अपनी विलिंग वेज में? हाँ नहीं, विलिंग वेज में तो हम काम करते हैं, विलिंग वेज में हम सेलिब्रेशंस नहीं करते। विलिंग वेज में रस्म रवाज का कुछ कम ही रवाज है। यानी कि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि लीड बाय एग्जांपल है ना, अगर सीईओ जो सेलिब्रेट करेगा तो यहाँ पे तो सबकी बर्थडे तो होती हैं, हर बंदे की बर्थडे तो ज़रूर आती है साल में। ये डॉक्टर साहब कहते हैं जो भी काम करो छुप छुपा के ना करो, सबके सामने करो। और बात ये है कि डॉक्टर सदाकत का लेवल और हमारा लेवल बड़ा डिफरेंट है, तो हम जरा लोअर लेवल पे आपस में सारे कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप कभी भी ऐसा ना सोचा करें कि कोई लेवल का फ़र्क होता है। हम सब इंसान जो हैं, नहीं हम सब जो इंसान हैं, हम सब इंसान जो हैं वो अंदर से एक हैं। हमें बाज़ औक़ात लगता है कि दूसरे लोग बहुत बड़े हैं और हम उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इस ख्याल से आप निजात पाएँ। हम सब इंसान जो हैं उनके अंदर वही एक जैसा दिल धड़कता है और सारी तमन्नाएं और ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। तो हमेशा अपने इंसान होने पर जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ, ये थोड़ा बहुत होता है, जो लोग काम काज में ज़रा ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेलिब्रेशंस को फिर इतना नहीं मानते और समझते हैं कि ये डॉक्टर साहब बड़ी सेलिब्रेशंस करते रहते हैं, ये कहते हैं एवरी डे इज़ अ सेलिब्रेशन। हाँ, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये कभी कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको हर लम्हा ज़िंदगी का सेलिब्रेट करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब ने पीछे जो 29 जून थी ना, 29 जून फरी, उसमें एक दिन सेलिब्रेट करने लगे हम। तो डॉक्टर साहब, मैं और इनके साथ एक और हमारे पेशेंट थे, तो हम 90 मिनट्स की वॉक की हमने, और ऐसी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन थी। और उस दिन इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब ये बड़ी ह्यूमिडिटी है, बहुत तंग जी। कहते नहीं इतों हवा बड़ी आ रही है। तो मैंने इनको एक गाना सुनाया कि आवागी हवा बन के मुझे याद आ गया। नहीं, वो बात सही है कि वो उधर से हवा मुझे आ रही थी। थैंक यू सो मच फरी, थैंक यू। सेलिब्रेशन का अपना अंदाज होता है, और बर्थडे पे मेरा तो ये मानना है कि देखिए जिसकी बर्थडे होती है ना, वो खुद इतना एक्साइटेड कभी भी नहीं होता। मैं खुद भी अपनी बर्थडे पे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती, लेकिन जब मेरे किसी और करीबी लव्ड वन की बर्थडे हो ना, तो फिर मैं वो अमूमन जो दुनिया में आता है ना, वो तो रोते हुए आता है, बाकी लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन बाकी जो दुनिया में जिसकी तशरीफ आवरी होती है, वो आके सबसे पहले रो के कुछ अपने जज्बात का इजहार करता है। लेकिन बाकी लोग यकीनन खुश होते हैं कि उनके यहाँ एक नौमौलूद आया है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ज़िंदगी की गहमा मगर ये अब क्योंकि बात चलने के लिए, तो एक दो कमेंट्स में भी कि कुछ लोग बाकी ऐसे होते हैं जिनसे आपका ऐसा रिश्ता होता है, जिनका ऐसा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में होता है कि उनकी सालगिरह शायद वो ख़ुद उतने इंजॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो, मगर हम उनको सेलिब्रेट करके वी फील गुड। जैसे
रात में ही आपकी बर्थडे है, वो मेरे लिए स्पेशल इवेंट है। या मेरे पेरेंट्स की, मेरे भाइयों की, That's right. फ्रेंड्स हैं, उन सबकी बर्थडे जो है ना, अभी बल्कि मेरी फ्रेंड है तो फातिमा बिलाल कराची में होती है, साइकियाट्रिस्ट है वो। जी जी जी। उसकी 25 अगस्त को बर्थडे है और वो मैं पिंडी में होते हुए उसकी कराची में सेलिब्रेट करूँगी। वाह, पिंडी में होते हुए कराची में सेलिब्रेट होगी। जी, और पिछले साल मैं हज पे थी और पीछे मैं सारे अरेंजमेंट करके गई थी, उसकी बर्थडे मेरी एब्सेंस में सेलिब्रेट की थी आउट ऑफ बिजनेस में मेरी थी। बहुत शुक्रिया आपका फरीद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। वेलकम एजाज भाई, और शो बहुत जबरदस्त है आप लोगों का, मैंने पूरा देखा है और काफी कुछ लर्न किया है हमेशा की तरह। अच्छा, आपने ये लर्न किया है कि किस तरह से हम जो है चीज़ों को रिट्रीव करते हैं, और जब कोई चीज़ जो है हमारी जैसे हमारा शो जो था थोड़ी देर के लिए बंद हुआ और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत कहा कि टाइम मेरे वापस कर दो, मगर मैंने की नहीं। ओके, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसी हूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यू टू, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इट हैज़ बिन एन एक्सटेंडेड प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द रीजंस वही जो हमने कहे, और अभी इजाज़त लेते हैं। सर, वंस अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपको सेहत से और लंबी प्रोडक्टिव ज़िंदगी दे, और आप ये जो बीड़ा आपने उठाया पिछले भी अरसे में, और अब जो आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस, जानकारी लोगों में क्रिएट करना, प्रिवेंशन, वक्त से पहले ही इस गोरख धंधे में, ड्रग्स में पड़े ही ना, और साइकेट्रिक इलनेसेस से बचें। अल्लाह करे कि इस तमाम ख्वाब जो हैं आपके शर्मिंदा ताबीर हों, और आप अपनी सेहत का भी इसी तरह ख्याल रखते रहें और बेहतर से बेहतर होते रहें। डॉक्टर साहब, जस्ट इन अ कंक्लूडिंग नोट, ये बड़ा मेरे लिए अहम सवाल है। सारी बातें जो हम सोचते हैं और प्लान करते हैं और गोल सेटिंग करते हैं वो पूरी नहीं होती। कई दफ़ा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथों से सिरक भी जाती हैं, निकल भी जाती हैं। हम कई दफ़ा चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारी बात माने, कई दफ़ा हम चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स हमारी बात माने, कई दफ़ा हम चाहते हैं कि गोल इस तरह से अचीव होना चाहिए था, मगर वो नहीं होते। वी एट टाइम्स ट्राई, एट टाइम्स वी फॉरगेट इट, एट टाइम्स वी लूज़ दी पर्सपेक्टिव, एट टाइम्स हम उसको सही तरह से कर नहीं पाते हैं, तो इस पे हम झुंझला जाते हैं और कई दफ़ा हम उस पर गुस्सा कर जाते हैं। तो ये जो फीलिंग है, कहीं पे गोल्स कुछ अचीव होते हैं, कुछ नहीं होते। 10 में से किसी के 7 अचीव हो जाते हैं, किसी के 5 अचीव होते हैं, 10 में से 10 तो शायद डॉक्टर साहब नहीं होते होंगे। इजाज़ भाई, इसमें एक बात याद रखने की है कि यू डोंट हैव टू मेक इट ऑल बेटर। अच्छा, जितना हो जाए, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड की जो पॉलिसी है कि आप अपनी बेहतरीन कोशिश करें और जो बन पड़े वो ज़रूर करें, और बाकी का अल्लाह पाक पे छोड़ दें कि वो इस दुनिया का आखिरकार मालिक और आका तो वही है, और जो सारी बेहतरियां हैं उसकी ज़िम्मेदारी तो आखिरकार उसी पे होती है। ये उसी की बनाई हुई दुनिया है, और वो इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है और इस दुनिया को बेहतर शक्ल व सूरत दे रहा है इंसान के ज़रिए। सो हम लोग जो जितना भी कर सकते हैं वो उस तरह की कार्रवाइयों में अगर हम हिस्सा डालते रहें तो वो बेहतर है। जैसे मैं आज माशाल्लाह 65 इयर्स अब मेरी एज हो गई है, तो पहले 64 थी पिछले साल और अब ये 65 हो गई है। तो मैंने अपने ज़हन में एक गोल सेट किया है कि 64 जब मेरी बर्थडे थी और 65 बर्थडे, तो इस दौरान जो भी कोई डैमेज मुझे हुआ होगा तो उस डैमेज को अनडू करने के लिए मैं अगला 1 साल अगर तवज्जो दूँ तो 1 साल में जो भी बुरे असरात मेरे ऊपर किसी न किसी शक्ल में जिस्मानी, ज़हनी, मुआशरती या नफ्सियाती कोई भी अगर आए हों, तो मैं अगर कोई रोड मैप बना लूँ कि ये इक़दामात मैं अगर करूँगा तो पिछले 1 साल में जो एजिंग हुई है, जो डैमेज हुआ है, जो कोई कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ा है किसी न किसी पहलू से, तो उसके ऊपर मैं तवज्जो दूँ और उस तवज्जो को फोकस्ड रखूँ उस वक्त तक जब तक कि वो मसला हल ना हो जाए। और मुझे कई एरियाज़ नज़र आ रहे हैं जहाँ बेहतरी का काम मैं कर सकता हूँ, जिससे मुझे मदद मिलेगी कि पिछले 1 साल में जो कोई डैमेज हुआ है तो उसको मैं अनडू कर सकूं। और अगर हम हर साल
ऐसा ही करें और हर रोज़ ऐसा ही करें तो फिर हमें कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और जो बसात है अपनी, उसके मुताबिक जो जिद्दोजहद है वो तो करना है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। और फिर आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर वक्त आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, और आपको हमेशा ये जहन में रखना होता है कि आप बेहतरीन, वो जैसे कहते हैं ना, माली दा कम पानी देना, तो वो जो काम है वो आपको करना होता है, और मालिक का काम होता है फल फूल लगाना, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है तो वो पूरी करेगा ही। असल मसला उसकी ज़िम्मेदारी का नहीं है, असल मसला हमारी अपनी ज़िम्मेदारी का है। कहीं नातवानी इधर है, कोई किसी किस्म की कमज़ोरी या नातवानी उधर नहीं है, तो यहाँ हमें अपने आप पर, जिसे हम वर्किंग ऑन मी फर्स्ट कहते हैं, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत। और नाजरीन, इसके साथ ही आज के यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल उर्दू पॉइंट के फ़ोरम पे आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, वहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।